हेलो क्लास 10th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं केस बेस्ड के क्वेश्चन एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5 इन केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने टोटल 3 केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किए थे एंड आज की क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके, सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज हमें केस बेस्ड 4 से स्टार्ट करना है। ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप। तो एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल डेवलप हुआ है? पीएच स्केल डेवलप हुआ है। द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस, यानी कि पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। इन जर्मन मीनिंग पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक टू बहुत ज़्यादा बेसिक को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन पीएच स्केल। पीएच शुड बी thought of this simply as a number which indicate the acidic or the basic nature of the solution, and higher the hydronium ion concentration lower its pH value। तो जिसके पास जितना ज़्यादा H आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा OH नेगेटिव आयन होगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, नाउ सो इस केस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस? व्हाट डज द स्केल रिप्रेजेंट व्हेन पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 टू 14? अगर पीएच 7 से 14 की तरफ जाता है तो सबसे पहले तो पीएच स्केल के बारे में समझो। यहाँ पे 7 है, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर बिलो 7 वैल्यू है, ठीक है, तो ये एसिडिक होगा। यहां से डिक्रीज, यहां से क्या हो रहा है? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। यहां पे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और 7 से जब हम राइट हैंड साइड जाते जाएंगे तो यहां पे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा? यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। सो अब क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्केल रिप्रेजेंट व्हेन पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 टू 14? सो व्हेन पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 टू 14, दैट मीन्स OH ion concentration of solution will increase and their basicity will increase। ठीक है, OH ion concentration in solution will increase and their basicity will also increase। उसकी बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? सो बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज प्रेजेंट इन डाइजीन, जो कि हम जनरली एसिडिटी में कंज्यूम करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज बेसिक इन नेचर एंड इट्स पीएच इज ऑलमोस्ट 10। ओके, सो pH value of milk of magnesia is 10, यानी कि बेसिक इन नेचर। कैसे नेचर का होता है? तो ये बेसिक नेचर का होता है। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ? तो इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर दी पीएच सेंसिटिव। हम बहुत अच्छे से 7 से 7.8 पीएच में काम कर सकते हैं, राइट। पीएच की वजह से टूथ डिके हो सकता है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती है पीएच की वजह से? अगर देखो, हमने अपने बुक में क्या पढ़ा था और कि डाइजेशन वाला, फूड को डाइजेस्ट करने वाला होता है एक हमने ये देखा था कि अगर कोई हमें
हर्बिशियस प्लांट्स जो हैं, ठीक है, या फिर बी है, वो अगर हमें कट कर लेती है तो क्या हो जाता है, वो अपना एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एसिडिक फैक्टर इंक्रीज हो जाता है एंड इट विल कॉज पेन, ठीक है, इट विल क्रिएट पेन. सो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस है पीएच की जो हमारी डेली लाइफ में है. सो व्हाट वी कैन राइट, प्लांट्स, एनिमल्स and humans are pH sensitive, ठीक है, are pH sensitive. They easily work in pH around 7 to 7.8, ठीक है, आराम से ये कौन से पीएच पे काम कर पाएंगे, 7 से लेकर 7.8 तक, ठीक है. बिलो 7, ठीक है, बिलो 7 they can change, ठीक है, बिलो 7 they can change in our life, they can change in our, और इसको छोड़ो, ये काम करते हैं, हम ये लिखते हैं बिलो 7 और हटा दो. सपोज pH is less than 7, like जैसे कि एसिड रेन का होता है, सो एसिड रेन का पीएच लेस देन 7 होता है, तो ये क्या करता है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, हमें हमारी जो बॉडी है, हमारी जो स्किन है, उसको बर्न कर देता है, इट कॉज प्रॉब्लम. सो सपोज पीएच इज लेस देन 7 लाइक एसिड रेन, देन इट कॉज प्रॉब्लम, देन इट कॉज प्रॉब्लम टू सॉइल, ह्यूमंस एंड एनिमल्स. तो ये सबके लिए प्रॉब्लम कॉज करता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है पीएच की हमारी एवरीडे लाइफ में. What happen when the pH of mouth is lower than 5.5? That means acidic character of our mouth increase, ठीक है, जिसकी वजह से टूथ इनामल भी हो सकता है, और अगर टूथ इनामल हुआ मतलब हमारे दांत चले जाएंगे, ठीक है. सो टूथ डिके स्टार्ट्स when the pH of mouth is lower than 5.5, ठीक है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा जब हमारे pH जो है हमारे माउथ का वो लोअर देन 5.5 हो जाएगा. क्लियर है, समझ में आ गया. एंड आर टूथ इनामल जो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे वो खराब होने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे. क्लियर है. टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5. नाउ टू सोल्यूशन, हमारे पास दो सोल्यूशन है x एंड y. द पीएच ऑफ x इज 4, x का pH 4 है एंड y का pH 7 है. व्हाट इज द नेचर ऑफ टू सोल्यूशन, तो ये हमारा एसिडिक है और ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है, तो ये इन दोनों का नेचर हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा एक केस बेस पूरी तरीके से होता है कंप्लीट. ओके, नेक्स्ट केस बेस्ड की तरफ चलेंगे अब हम. Question number 5. So question 5 is sodium hydroxide when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, ठीक है, जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, यानी कि NaCl पे NaCl plus H2 पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होता है, NaOH Cl2 and OH and H2 गैस प्रोड्यूस होती है. It decomposes to form sodium hydroxide. This process is called chlor-alkali process because of the product form chlor-alkali and alkali for sodium hydroxide. Reaction लिख लेते हैं. अच्छा देखो, write the chemical equation involved in this process. तो हमसे वही चीज पूछी गई है, पहला ही क्वेश्चन वही है, तो फटाफट से इसका रिएक्शन लिख लेते हैं हम. NaCl किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, तो आप चाहो तो यहाँ पे वाटर भी लिख लो या फिर NaCl डायरेक्टली एक्वस भी लिख सकते हो. इसके ऊपर हमने पास की है इलेक्ट्रिसिटी.
जैसे ही इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NaOH Cl2 एंड H2 में। ठीक है, NaOH एक्वस बनेगा, Cl2 गैस है एंड H2 गैस है। अब इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करना चाहें तो हम यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। ठीक, और ये हमारा लिक्विड है और NaCl बेसिकली किस फॉर्म में रहेगा, अगर पानी ले लो तो मिला देंगे हम इसमें तो ये हमारा एक्वस बन जाएगा टोटल दोनों को मिला के। ठीक, ये बन गया हमारा राइट। रिएक्शन अगर हमको बैलेंस करनी है तो रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं, क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन की तो हमें यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ जाएगी और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बन जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what are the substance that are formed at cathode and anode on chlor-alkali process? तो कौन सी चीज कैथोड पे जाती है, कौन सी चीज एनोड पे जाती है क्लोर-एल्कली प्रोसेस में, ये हमको बताना है। ठीक है, तो कौन सा कैथोड पे जाएगा, कौन सा एनोड पे जाएगा, बेसिकली 2 गैस यहाँ से रिलीज होती है, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो एनोड पे जाता है क्लोरीन गैस एंड कैथोड पे जाता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एनोड पे जाता है क्लोरीन गैस, कैथोड पे जाता है हाइड्रोजन गैस। देखो ऐसे भी एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, राइट। एनोड मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल प्रेजेंट होता है, कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल प्रेजेंट होता है। क्लोरीन बेसिकली क्लोरीन को ऐसे क्लोराइड की हेल्प से अगर समझे कि Cl के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता था, मतलब वो पॉजिटिव से जाके अट्रैक्ट होगा, मतलब वो एनोड पे जाएगा। तो दूसरा तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। क्लियर है, चलिए नाउ व्हाट आर दी यूजेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का यूज क्या है। ठीक है, व्हाट आर दी यूजेस ऑफ क्लोरीन। चलिए तो फटाफट से यहाँ पे हम क्लोरीन का यूज जानेंगे। बेसिकली ये पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, सबसे बड़ी बात। वाटर ट्रीटमेंट में है, पेस्टिसाइड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है और किस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, PVC पाइप्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वेयर डज द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड, वेयर डज द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कहाँ पे फॉर्म होता है, कहाँ पे फॉर्म होता है, नियर दी कैथोड साइड। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड नियर दी कैथोड। ठीक है, इट इज फॉर्म नियर दी कैथोड। व्हाट आर दी यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज बताना है। सी बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर, है ना। ये किस काम में आता है, यूज इन soap and detergent, use in making soap and detergents। ठीक है, ये सोप और डिटर्जेंट में काम आते हैं। दूसरा इसका काम क्या होता है, ये पेपर मेकिंग में काम आता है। ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में काम आता है, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स की ये यूजेस है। तो यहाँ पे हमारा आज की क्लास का सेकंड केस बेस्ड भी होता है खत्म। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट केस बेस्ड इज 6th। सो इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम क्या कहते हैं,
एसिटिक एसिड भी कहते हैं एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिस एसिड से बिलोंग करता है उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar and it is used widely as a preservative in pickles. तो अगर हम 5 से 8% एसिटिक एसिड को पानी में डाल देंगे तो यहाँ पे विनेगर रेडी हो जाएगा एंड विनेगर यूज किया जाता है अचार को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ ग्लेशियल एसिटिक एसिड? ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है? क्या है ग्लेशियल एसिटिक एसिड? बेसिकली इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे जम जाता है अराउंड 290 डिग्री केल्विन, क्या बोल रही मैं, 290 केल्विन पे ये क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। ये जल्दी फ्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द विंटर, हेंस दे आर कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। सो ग्लेशियल एसिटिक acid is, glacial acetic acid is ethanoic acid, glacial acetic acid is ethanoic acid, its melting point is 290 केल्विन, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 290 केल्विन होता है एंड इट ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। ये विंटर्स में बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है ना, दैट्स वाई they called glacial acetic acid. इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इस वजह से हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, कंप्लीट द रिएक्शन NaOH प्लस CH3CH2COOH, ठीक है। NaOH जब CH3COOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, लिखो रिएक्शन NaOH प्लस CH3COOH। देखो यहां से रिलीज होगा वाटर, क्या रिलीज होगा यहां से, पूरा नहीं है, CH3CH2 CH3CH2COOH, यहां से रिलीज हो जाएगा वाटर, क्या रिलीज हो जाएगा यहां से वाटर, और बनेगा क्या, CH3CH2COONA प्लस H2O, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, दिस इज बेसिकली सॉल्ट एंड वाटर। क्यों भाई ये सॉल्ट एंड वाटर क्यों बना, क्योंकि हमने यहाँ पे एसिड और बेस का रिएक्शन कराया था, दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड। नाउ व्हाट इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन? ईस्टर बनाने के प्रोसेस को ही हम स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, क्लियर है। ईस्टर बनाने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। सो when हम यहाँ पे लिखेंगे when ethanoic acid react with ethanol in presence of कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, देन इट प्रोड्यूस ईस्टर। द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड, द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3OH प्लस CH3COOH H2SO4 यहां पे बनेगा
और इसको एक काम करो, ये था हमारा C2H5, इथेनॉल बोला था ना, तो ये बन जाएगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। सो व्हाट हैपन व्हेन इथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अगर इथेनोइक एसिड का रिएक्शन हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ करा दे तो क्या होगा? देखिए रिएक्शन, चलो इथेनोइक एसिड क्या होता है? इथेनोइक एसिड CH3COOH, इसका रिएक्शन करा दो आप पहले कार्बोनेट के साथ, ठीक है, सिर्फ कार्बोनेट बोला है, CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CO3 2 नेगेटिव। व्हाट हैपन व्हेन इथेनोइक एसिड, ठीक है, इज ट्रीटेड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, तो क्या बनेगा यहाँ पे? हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, ठीक है, CH3COO नेगेटिव प्लस CO2 प्लस H2O। अगर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दे तो भी हमें सेम ही प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा, CH3COOH प्लस HCO3 नेगेटिव, तो भी हमें मिलेगा CH3COO नेगेटिव प्लस CO2 प्लस H2O। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? When ethanoic acid react with carbonate and bicarbonate, it will give salt, carbon dioxide and water। तो क्या क्या चीजें ये प्रोड्यूस करेगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th है, राइट द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इथेनोइक एसिड का हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन लिखना है, कोई बड़ी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। CH3COOH प्लस NaHCO3, क्या मिलेगा हमको? CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। क्योंकि यहाँ पे प्लस था, हमारे पास कोई मेटल वगैरह नहीं था, इस वजह से यहाँ पे हमें मेटल दे दिया, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा? ये मेटल आ जाएगा। क्लियर? तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। और यहाँ पे हमारा एक और केस बेस्ड क्वेश्चन होता है सॉल्व। ओके, चलिए नेक्स्ट केस बेस्ड के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7th। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7th पे। So question 7th is, most dirt in oil in nature, and as you know, oil does not dissolve in water. The molecule of soap are sodium or the potassium salt of the long chain carboxylic acid. The ionic end of soap interacts with water while the carbon chain interact with oil. The soap molecule thus form a structure called micelle, where one end of the molecule is towards the oil droplets while the ionic end faces outside. This form an emulsion in water. The soap micelle does help in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean. तो जो सोप है उसमें दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज हाइड्रोफोबिक, अनदर वन इज हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक विच इजिली रिएक्ट विद वाटर, हाइड्रोफोबिक विच लव डर्ट, जिसको पानी पसंद नहीं होता, जिसको गंदगी पसंद होती है, वो लायोफिलिक होते हैं बेसिकली. तो यहाँ पे क्या होता है, हेड एंड टेल को हम फिजिकली तो सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है. तो यहाँ पे एक को गंदगी पसंद है, एक को पानी पसंद है, तो इस लड़ाई में क्या होता है कि जो डर्ट है, ठीक है, उसके अंदर जाके टेल छुप जाती है, हेड बेचारा बाहर रहता है, उसको गंदगी में आना नहीं है, टेल को पानी में जाना नहीं है. तो इसमें क्या करता है, जब टेल बाहर निकलता है तो अपने साथ गंदगी को भी बाहर लेकर आ जाता है और कपड़े जो हैं वो क्लीन हो जाते हैं. दिस इज द प्रोसेस. चलो
अब क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड. सो व्हाट इज हाइड्रोफोबिक एंड? हाइड्रोफोबिक एंड क्या होता है? विच हेट्स वाटर. ठीक है, अ मॉलिक्यूल विच हेट्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक. क्लियर है? व्हाट इज हाइड्रोफोबिक एंड? तो यहां पे मैं बना दूं स्ट्रक्चर. सो दिस इज hydrophilic and this one is hydrophobic. The molecule which hate water is called hydrophobic. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक. ठीक. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिसल. अब हमें मिसल का यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, ये मान लो यहाँ पे क्या है? ये है गंदगी. गंदगी में कौन जाएगा? ये सारे के सारे हेड है. हेड को तो पानी पसंद होता है, गंदगी तो पसंद नहीं है, तो ये सारे के सारे इसकी जो टेल है ये जाके गंदगी में छुप जाएंगे और इस तरीके से ये मिसल का फॉर्मेशन बना लेंगे. ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे? मिसल का फॉर्मेशन बना लेंगे. ये भी रिएक्ट करे, पास में आएंगे, तो आपको कुछ टाइम के बाद ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा. सिर्फ आपको यहाँ पे हेड हेड नजर आएंगे. ठीक है, बाकी सारी की सारी जो टेल है वो इस गंदगी के अंदर जाके क्या हो जाएंगे? छुप जाएंगे. बेसिकली इस तरीके से आपको मिसल का फॉर्मेशन नजर आता है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्कम्स. सो स्कम क्या होता है बेसिकली? यस, स्कम आर इनसॉल्युबल सब्सटेंस. ठीक है, जो पीपीटी बनता है ना, दैट इज कॉल्ड स्कम. क्लियर? सो स्कम आर इनसॉल्युबल सब्सटेंस. स्कम आर इनसॉल्युबल सब्सटेंस. और ये कब बनता है? व्हेन सोप रिएक्ट विद हार्ड वाटर. जब सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब स्कम का फॉर्मेशन होता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज हार्ड वाटर. अब क्वेश्चन आ गया कि अच्छा बता दो हार्ड वाटर क्या होता है. तो क्या होता है हार्ड वाटर? जिसके पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, द वाटर विच कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन. द वाटर विच कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन. ठीक है, ऐसा पानी जिसके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड हार्ड वाटर. ठीक, और ये सॉफ्ट वाटर के साथ ये सोप के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये डिटर्जेंट के साथ रिएक्ट करते हैं. नेक्स्ट है टू रिमूव हार्डनेस ऑफ द वाटर इज ट्रीटेड विद सोप और डिटर्जेंट. किसके साथ ट्रीट किया जाता है? तो बेसिकली इनको डिटर्जेंट के साथ ट्रीट किया जाता है. ठीक है, सो डिटर्जेंट आर इफेक्टिव detergents are effective with hard water. They do not form scum. ठीक है, ये स्कम का फॉर्मेशन नहीं करते हैं. अगर सोप के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो डेफिनेटली यहां पे स्कम का फॉर्मेशन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए अब हम. नेक्स्ट केस बेस्ड, 8th केस बेस्ड के बारे में बात करेंगे अब. सो कार्बन कंपाउंड्स कैन इजीली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन. कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कंबशन पे. इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन we have reaction in which alcohol are converted to carboxylic acid. We see that some substances are capable of adding oxygen to other and these substances are known as oxidizing agent. ठीक है, जो
ऑक्सीजन का एडिशन करवा सकते हैं उनको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे. सो गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यस, 2 एग्जाम्पल हमको बताने हैं गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के. वेरी इजी. फर्स्ट वन इज पोटाशियम परमैंगनेट, सेकेंड वन इज पोटाशियम डाइक्रोमेट. ओके, तो पहला है यहाँ पे K2Cr2O7 लिख लो, पोटाशियम डाइक्रोमेट, एंड सेकेंड वन इज KMnO4. ठीक है, एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाई K2Cr2O7. ठीक है, तो ये दोनों बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. नेक्स्ट है कंप्लीट द रिएक्शन. ओके, तो व्हेन CH3 CH2 CH2OH रिएक्ट विद एल्कलाइन KMnO4, तब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा. तो हमेशा याद रखना, देखो ये बिल्कुल आपकी बुक का क्वेश्चन है, बट आप बोलोगे कि हमारी बुक में तो 1 कार्बन के साथ दे रखा है या फिर 2 कार्बन के साथ दे रखा है, यहाँ पे तो 3 कार्बन है, तो कोई चेंज नहीं होगा. आपको ये देखना ही नहीं है कि कितने नंबर की चेन है, ठीक, कितने कार्बन की चेन है. आपको ये देखना है कि OH है. हाँ, OH आते ही जो KMnO4 है उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यस, यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 COOH. दिस इज प्रोपेनोइक एसिड. ये क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड, एंड दिस इज प्रोपेनोल. प्रोपेनोल. ठीक है. नाउ व्हाट आर दी यूजेस ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल का क्या यूज है, अब बताएंगे फटाफट से. तो बेसिकली एल्कोहल इज यूज एज अ सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज, राइट. सॉल्वेंट में ये इंडस्ट्री में काम आता है एज अ सॉल्वेंट, मेडिसिनल इंडस्ट्री में काम आएगा. ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पस से काम आता है. पहला है एक्ट एज अ सॉल्वेंट, दूसरा है यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, and third one is drinking purpose. तो ये यूजेस हैं एल्कोहल के. ओके, नाउ फोर्थ है व्हाई एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हम ये जो एसिडिफाइड K2Cr2O7 है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं. यस, इसके पीछे का क्या रीजन है, क्योंकि they can add oxygen, ठीक है, to the other molecule. ये दूसरों में ऑक्सीजन का ऐड करवाते हैं, दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाते हैं. that's why they are called oxidizing agent. ठीक है, because they add oxygen to other molecule. ठीक है, बिकॉज दे एड ऑक्सीजन टू अदर मॉलिक्यूल और दे ऑक्सीडाइज अदर मॉलिक्यूल. दे ऑक्सीडाइज अदर मॉलिक्यूल. ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं. दैट्स वाई दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इस वजह से इनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड का यूज क्या होता है, बेसिकली इथेनोइक एसिड से हम विनेगर बनाते हैं एंड विनेगर इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन. क्लियर है. सो इट इज यूज्ड एज अ preservatives, है ना, it is used as a preservative. It is used as a preservatives. तो यहाँ पे हमारा ये केस बेस्ड भी होता है डन. नेक्स्ट केस बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 9.
ठीक है। 9th क्या है, कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी, ये तो हमें पता है कि कार्बन हैज अ वर्सेटाइल नेचर, to form a bond with the other atom of the carbon, giving rising to a large molecule, and this property is called catenation. Catenation का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ लिंकिंग, मतलब कार्बन कार्बन के साथ कनेक्ट है और इसी तरीके से एक लंबी सी चेन बनाई जा रही है. So these compounds may have a long chain of carbon, branch chain, or a carbon or even carbon atom arranged in a ring. Straight chain बन सकती है, ब्रांच बन सकता है, रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है. इन एडिशन कार्बन एटम मे बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड. तो कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है. ये कार्बन की खासियत है. सो व्हाट आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स? यस, क्या होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड? दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड. ठीक है, कार्बन कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ कैसे बॉन्ड होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे. देन दे आर कॉल्ड अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है. सो व्हाट आर सैचुरेटेड कंपाउंड? सो कंपाउंड ऑफ कार्बन which have only single bond between कार्बन कार्बन. ठीक है, जिसके पास कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड. एग्जाम्पल है यहाँ पे CH4, C2H6. What is the another versatile property of carbon? तो दूसरी वर्सेटाइल प्रॉपर्टी क्या है? कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर. ठीक है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर. ठीक है, कार्बन का नेचर कैसा होता है? टेट्रावेलेंट, मतलब इट कैन मेक अ 4 बॉन्ड विद अदर एटम. ठीक है, कार्बन हैव 4 वैलेंसी. they can form multiple bonds with carbon or with other elements. ठीक है, ये कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, प्लस ये अदर एलिमेंट्स के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है. यही इसकी स्पेशलिटी है. राइट, जैसे मान लो कि साइनाइड ले लो, कार्बन नाइट्रोजन, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड. अगेन इजी, 2 एग्जाम्पल बता रहे हैं हमको अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में. स्ट्रक्चर बना के बताएंगे हम. ठीक है, पहले 2 कार्बन वाला ले लो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, फिर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इट विल बिकम इथीन. दूसरा 1 2 3, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 1 2 3, इट्स प्रोपीन. फॉर्मूला अगर हमको बनाना है तो C3H3456 और यहां पे बन जाएगा C2H4. ठीक, नेक्स्ट है हमारा, यही बनेगा ना? हाँ, नेक्स्ट है हमारा नेम एनी वन एलिमेंट अदर देन कार्बन विच शो द कैटिनेशन प्रॉपर्टी. कार्बन के अलावा हमें कोई दूसरा ऐसा स्पीशीज बताना है, ठीक है, जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है. तो कौन है वो एलिमेंट? बेसिकली वो कार्बन की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, एंड दैट इज सल्फर. सिर्फ ये S8 तक ही फॉर्मेशन कर पाता है, S8 मॉलिक्यूल. ओके, ज्यादा लंबा ये कार्बन की तरह 100 250 कार्बन को कनेक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, सल्फर. क्लियर? नाउ last question of today's class, question number 10th. So the metal in the middle of the activity series such as iron, zinc, lead, copper, etc. are moderately reactive. Of course, they are usually present as sulfides or the carbonate in nature. It is easier to obtain metal from its oxide. तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं. ठीक है, कैल्सिनेशन कर देंगे, रोस्टिंग कर देंगे, ताकि वो अपने ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. As compared to its sulfides and carbonates,
Therefore, prior to reduction, the metal sulfides and carbonate must be converted into the metal oxides, and the sulfide ore are converted to the oxides by heating strongly in presence of excess air. तो इसको हम कहते हैं roasting. This process is known as roasting. Okay, the carbonate ore are changed into oxides by heating strongly in limited air, and this process is known as calcination. ठीक है, चलो. Now what is calcination? तो calcination का हम यहाँ पे क्या definition लिखेंगे, आप डायरेक्टली वहां से भी देख सकते हो. ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कैल्सिनेशन में कि कार्बोनेट्स ओर को हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं इनटू इट्स ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर. ठीक है, द कार्बोनेट्स ठीक है द कार्बोनेट्स change into its oxides by heating strongly in limited amount of oxygen. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन. ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन. गिव अ सुटेबल एग्जाम्पल फॉर द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग. अब रोस्टिंग का हमको सुटेबल एग्जाम्पल देना है, तो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, हमने ले लिया जिंक. जिंक का किसके साथ रिएक्शन करा दे हम, ठीक है, नहीं हमारे पास जिंक किस फॉर्म में होगा, सल्फाइड की फॉर्म में होगा. ZnS प्लस O2 गिव ZnO प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा SO2. बाद में हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये एक एग्जाम्पल बनेगा. गिव अ सुटेबल एग्जाम्पल, तो हमने यहाँ पे सुटेबल एग्जाम्पल दे दिया. नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड टू मेटल. अब मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, उसका रिडक्शन करके. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग metal oxide to metal is reduction. ठीक है, उसका क्या कर दो, उसका रिडक्शन कर दो. इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन भी हो सकता है, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई मेटल ऑक्साइड है. ठीक है, ZnO है, इसका कार्बन के साथ रिएक्शन करा दो तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा. ठीक, कैपिटल O है ये, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. नाउ नेम सम अदर रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड. अब कार्बन के अलावा कोई दूसरा मेटल ले लो. ठीक है, एल्यूमिनियम ले लो, सोडियम ले लो, कैल्शियम ले लो, ये सारे के सारे हैं. क्लियर, सो ये अदर रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट, अदर देन कार्बन. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, गिव द कंप्लीट रिएक्शन व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर. जब मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, एल्यूमिनियम के साथ. सिंपली इसका रिएक्शन हो रहा है. क्लियर, तो यहाँ पे तो देखो इसका रिडक्शन हो जाएगा. ठीक है, Mn बेचारा अलग हो जाएगा और Al2O3 बन जाएगा, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज. ठीक, रिएक्शन को कर दे बैलेंस. 2 and 3, 3 यानी कि यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 and 3. नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस. ठीक है, हमने यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन बना दी, और जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें से प्रोड्यूस होगा बहुत सारा हीट. क्लियर, और यहाँ पे हमने सारे के सारे, मतलब आज की क्लास में हमने टोटल 7 केस बेस्ड के क्वेश्चन किए हैं, और लास्ट क्लास में हमने 3 केस बेस्ड के क्वेश्चन किए थे. ठीक है, तो मतलब आई थिंक हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 5 लेक्चर में, और अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी. बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग अच्छा सा करेंगे हम, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
सही रहेगा, ठीक है, बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास, तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।